Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub. Today we are going to start next topic of unit first from contemporary India and education. मध्यकालीन मुस्लिम काल से आज हम नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इससे पहले भी मैं दो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट था वैदिक पीरियड एंड सेकंड बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्ध काल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुस्लिम काल है। यू कैन सी हियर मुस्लिम काल। इसको मिडिवियल मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं, मध्यकालीन मुस्लिम काल। ये जो शिक्षा प्रणाली है ये 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक चली है। लगभग 500 साल तक इस टाइप की एजुकेशन का इंडिया के अंदर एक प्रभुत्व रहा है। 500 साल तक इस तरह की एजुकेशन इंडिया में चली है। तो शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हम पढ़ेंगे। शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? राज्य का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। राज्य का अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब है कि राज्य जो स्टेट थे वो एजुकेशन के लिए ऐड देते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मिंटू से उनका एक ये टारगेट होता था कि हमें बेसिकली जो इस्लामिक रीजन है उसको स्प्रेड करना है ऑल ओवर द कंट्री, और इसलिए वो इसको ऐड देते थे। जो मदरसे होते थे, मकतब्स होते थे, तो उनको ऐड देते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मुफ्त शिक्षा थी। प्राइमरी जो एजुकेशन होती थी वो एक तरह से मुफ्त थी, फ्री एजुकेशन मिलती थी, और सोर्स ऑफ इनकम यानी आय का स्रोत था। वो ऐसी एजुकेशन मध्यकालीन युग में पढ़ाई जाती थी जब उस एजुकेशन से लोगों को कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिले। उस एजुकेशन को पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि मतलब कोई हमारे पास पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है, ऐसा नहीं होता था, बल्कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारा बन जाता था। संरचना और संगठन क्या थे? मध्यकालीन मुस्लिम काल की शिक्षा के संरचना और संगठन। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मकतब से दी जाती थी। ये मकतब जो है एक तरह से जैसे वैदिक काल में हमने पढ़ाया था आपको कि प्रीस्ट होते थे, जो घर के फैमिली पुजारी होते थे, पारिवारिक पुजारी होते थे, वो पढ़ाते थे। लेकिन मकतब क्या है? ये मस्जिद में खोले जाते थे। मस्जिद के अंदर ही पढ़ाने वाले होते थे और वहीं पे बेसिक एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी। उसके बाद होती थी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा मदरसों के अंदर दी जाती थी। ये मदरसे बनाए गए, उनको बनाते थे मदरसा। तो मदरसे के अंदर फिर प्राइमरी के बाद उच्च शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श। शिक्षा का उद्देश्य यही था कि ज्ञान का विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, इस्लामी संस्कृति का प्रसार, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार, अपनी इस्लामिक कल्चर को स्प्रेड करना ऑल ओवर द इंडिया थ्रू द मदरसा, थ्रू द मकतब्स। तो दिस वाज हिज मेन एम। सेकंड है चरित्र और नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरलिटी। सरकार के प्रति वफादारी। लोग ऐसी एजुकेशन लें कि लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट के प्रति वफादार रहें, अपनी गवर्नमेंट का विरोध ना करें। जो सरकार है उसको अपना भगवान माने, उसको अपना गॉड माने, जो भी वो कह दे वही ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन दी जाती थी, इस टाइप की ही एजुकेशन दी जाती थी। इसी तरह से एजुकेशन के प्रारूप को उनके दिमाग में फिट किया जाता था जिससे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट न जा सकें। कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ आर्ट्स, स्किल एंड वोकेशंस। कला कौशल में यही आता है म्यूजिक, डांस, और डांस तो नहीं था खैर उस टाइम पे, म्यूजिक था, गायन कला थी। कौशल में आते हैं हम, बहुत सारे काम होते हैं हमारे करने के, जैसे कि कारपेंट्री और कढ़ाई, बुनाई, ये सब कौशल में आते हैं। वोकेशंस में एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, पशुपालन वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे दोबारा से। 1200 एडी से 1700 एडी तक मुस्लिम पीरियड चला है। मेन फीचर्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन: इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट, फ्री एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? प्राइमरी एजुकेशन मकतब से दी जाती थी और हायर एजुकेशन मदरसा से दी जाती थी।
एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड मोरालिटी, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट एंड एजुकेशन ऑफ आर्ट्स, स्किल एंड वोकेशंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था शिक्षा का? भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति, भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए एजुकेशन ली जाती थी। भौतिक सुख में पैसा आता है, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हों, हम ऐसी शिक्षा लें जिससे पढ़ लिख करके हम पैसा कमाएं, सोर्स ऑफ अर्निंग हमारी बनेगी, तभी हम पैसा कमाएंगे। तो भौतिक पैसा आएगा तो हम एक लेविश लाइफ जी पाएंगे। तो मेन एम था कि हम ऐसी एजुकेशन लें जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा पाएं, बिजनेस में, नौकरी में। इस्लामी धर्म का प्रचार, एक एजुकेशन का जो एम था वो ये भी था कि वो प्रोपेगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन प्रोपेगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम पे। शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा में जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती थी, जो मकतब्स के अंदर होती थी, उसका पाठ्यक्रम था। उसमें क्या क्या पढ़ा जाता था? अक्षरों का ज्ञान, कुरान शरीफ का 30 खंड पढ़ाए जाते थे कुरान शरीफ के। वो हिफज रटवाए जाते थे, बच्चों को रटवाए जाते थे। उसको लिखना आता है नहीं आता है, पढ़ना आता नहीं आता है, लेकिन वो उसको हिफज एक तरह से रटवाए जाते थे। और पढ़ना, बच्चों को रीडिंग करना, जिससे वो रीडिंग कर सके, लिखना सिखाया जाता था। मैथमेटिक्स के छोटे छोटे फॉर्मूले, प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सिखाया जाता था। पत्र लिखना और किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखना यानी आवेदन करना, ये सब चीज़ें प्राथमिक शिक्षा में आती थी। प्राइमरी एजुकेशन मीन्स नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स, 30th सेक्शन ऑफ कुरान शरीफ, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, लेटर एंड एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। देखिए, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि जो हिंदी की चीज़ें हैं वो हिंदी वालों के काम आनी है, हिंदी मीडियम वालों के, और इंग्लिश की चीज़ें सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के काम आनी है। देखो, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो दोनों लैंग्वेज में जब आप वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हिंदी में नहीं होते हैं, जिनका हमें हिंदी में भी मीनिंग नहीं पता होता, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में जिनका मीनिंग पता होता है लेकिन हिंदी में नहीं पता होता। तो इसलिए दोनों ही आपके लिए यूजफुल रहेंगी, इसलिए यहाँ पे दोनों तरह के मीडियम में मैं लेके चल रहा हूँ। उच्च शिक्षा में क्या क्या पढ़ा जाता था? पाठ्यक्रम को सांसारिक और धार्मिक 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सांसारिक में आता है वही भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति, और धार्मिक में आता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म प्रचार प्रसार के लिए, गॉड की प्राप्ति के लिए एजुकेशन को अटेन करना। ओके, तो सांसारिक पाठ्यक्रम में क्या क्या रहा था? साहित्य, जो वर्ल्ड लाइफ थी, साहित्य, लिटरेचर, गणित, रेखागणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ज्योतिष, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला और कौशल। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। करिकुलम वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली वर्ल्डली एंड रिलीजियस। इन वर्ल्डली करिकुलम लिटरेचर, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इस्लामिक लॉ, यूनानी मेडिसिन एंड वेरियस आर्ट्स एंड स्किल हायर एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आई है कि व्हाट वाज द डिफरेंट थिंग्स जो वैदिक काल में नहीं थी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट थिंग्स है वो है यूनानी चिकित्सा, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन में यूनानी चिकित्सा नहीं थी, यहाँ पे यूनानी चिकित्सा शुरू हो गई थी। यानी जो इलाज की पद्धति थी, जो चिकित्सा पद्धति थी, वो यूनानी चिकित्सा पद्धति को पढ़ा जाता था मदरसों के अंदर। पढ़ाने का तरीका क्या था? मेथड्स ऑफ टीचिंग पे बात करते हैं। पढ़ाने का तरीका, देखो, पढ़ाने का तरीका नकल से, अभ्यास से और याद करने की विधि, वही रोटिंग मेथड। भाषण, व्याख्यान और व्याख्या विधि से पढ़ा जाता था। तर्क विधि, लॉजिक मेथड। स्वाध्याय विधि, सेल्फ स्टडी मेथड। प्रदर्शन, प्रयोग और अभ्यास विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड। ये सब पढ़ाने के तरीके थे। डेमोन्स्ट्रेशन में आप समझ सकते हैं, प्रदर्शन में, कि चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना, अपने सामने उस चीज़ को करके दिखाना, उसका प्रयोग करके दिखाना, फिर उसका प्रैक्टिस करना।
तो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। सेल्फ स्टडी में क्या आता है? स्वाध्याय करना, खुद पढ़ना। लाइब्रेरीज थी उस टाइम पे भी, और हैंड रिटन लाइब्रेरीज थी, सॉरी हैंड रिटन बुक्स थी। उन बुक्स को बच्चे पढ़ा करते थे, उनको रटा करते थे, याद किया करते थे। ये बुद्धिस्ट काल से शुरू हो गई थी लाइब्रेरीज, और फिर ये इस्लामिक जो मुस्लिम काल हुआ है उसमें भी लाइब्रेरीज चली थी। आगे चलते हैं एक बार। अब भाषा की बात करते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी थी भैया? मुस्लिम काल में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी? वैदिक काल में संस्कृत थी। बुद्धिस्ट काल में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में डाल करके, देखते हैं, चेक करते हैं आपको। अब बात करते हैं मुस्लिम काल में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। तो मुख्य रूप से दो भाषाएं, अरबी और फारसी सिखाई जाती थी। अरबी और फारसी। अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसने कुछ मदरसों में हिंदी का प्रारंभ करने का प्रयास किया था। यहाँ पे ये बात एक याद करने योग्य है, प्रमुख बात है। मेनली टू लैंग्वेजेस, अरबिक एंड पर्सियन, वर टॉट। Akbar was the only king who made efforts to start Hindi in some maktabs and मदरसा। क्योंकि मुख्य रूप से दो ही भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अरबी और फारसी। और सिर्फ अकबर एक ऐसे किंग हुए हैं जिन्होंने कुछ मदरसों में हिंदी को शुरुआत करने का प्रयास किया था अपनी तरफ से। कुछ मदरसों में जो जहाँ पे उनका अपना एक प्रभुत्व था वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट भी कराया था। नहीं तो किसी भी मदरसे में हिंदी, संस्कृत जैसी कोई भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती थी। अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन क्या था? डिसिप्लिन। मध्यकाल में छात्रों को शागिर्द कहते थे। क्या कहते थे? शागिर्द। छात्रों को अपने शिक्षकों और मकतबों और मदरसों के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता था। आदेशों का पालन करने के लिए कठोर शारीरिक न करने के लिए शारीरिक दंड, जैसे कैनिंग, घुटने टेकना और पूरे दिन खड़े रहना, इस प्रकार के दंड दिए जाते थे बच्चों को। मदरसों के और अपने जो उस्ताद थे उनके नियमों को, उनके कानूनों को मानना पड़ता था। अदरवाइज जो बच्चा नहीं फॉलो करता था उनको, तो उनके लिए क्या क्या काम करवाते थे? उनसे कैनिंग करवाते थे, घुटने टिकवाते थे, पूरे दिन खड़े रखते थे। इन द मिडीवल पीरियड स्टूडेंट्स शागिर्द हैड टू फॉलो देयर टीचर्स एंड द रूल्स ऑफ मकतब्स एंड मदरसा स्ट्रिक्टली। Non-compliance of orders invited strict corporal punishment like caning, kneel down and made to stand whole day। शिक्षक के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षक को क्या कहते थे और शिक्षक का काम क्या क्या होता था। अरबी और फारसी भाषा और इस्लामी धर्म का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शिक्षक बन सकते थे। उन्हें उस्ताद कहा जाता था। उन्हें अच्छा वेतन मिलता था और वे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। समाज में इनका उच्च स्थान था। टीचर्स इंग्लिश में पढ़ते हैं। हैविंग गुड नॉलेज ऑफ अरबिक एंड पर्सियन लैंग्वेज एंड इस्लामिक रीजन कुड बिकम टीचर्स। ही वॉज कॉल्ड उस्ताद। ही गोट अ गुड सैलरी एंड लिव्ड अ लेविश लाइफ। दे हैड अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। टीचर उस टाइम पे वही व्यक्ति टीचर बन सकते थे, वही उसको ही उस्ताद बनाया जाता था जिसको इस्लामिक रिलीजन का ज्ञान हो, अरबी और फारसी भाषा को अच्छी तरह से जानता हो, जिसका पहनावा, वेशभूषा बहुत अच्छी तरह से और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन हो। उनको एक अच्छी सैलरी देते थे, ऐसे आराम का जीवन वो लोग बिताते थे और सोसाइटी के अंदर लोग उनका सम्मान करते थे। एक टीचर को, एक उस्ताद को, ये नहीं कि वो बच्चे ही खाली उसका सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उनके जो पेरेंट्स होते थे, सोसाइटी भी उनको एक रिस्पेक्ट देती थी। मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से हुए हैं? दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा और फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर और मालवा, ये मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र हुए हैं। हिंदू शिक्षा के मुख्य केंद्र। अब उसी टाइम पे मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केंद्र तो मैंने बता दी है आपको, लेकिन जो वैदिक एजुकेशन थी मुस्लिम काल के साथ साथ, देखो वैदिक एजुकेशन ऐसी रही है जो बुद्धिस्ट पीरियड चला है उसके दौरान भी कुछ जो स्कूल्स थे वो वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग चलते थे, वैदिक काल, वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग चलते थे। ऐसा ही मुस्लिम काल में भी हुआ है कि उन लोगों ने अपनी जो कल्चर थी उसको कंटिन्यू कर रखने के लिए
अपने कुछ स्कूल्स जहाँ पे मुस्लिम लोगों का जो मुस्लिम रूलर्स थे उनका प्रभुत्व कम था, तो ऐसी जगह पे उन्होंने अपने सिस्टम को कंटिन्यू रखा है। ओके, तो वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे वैदिक सिस्टम से जो एजुकेशन दी जानी थी बच्चों को वो कंटिन्यू रही है। वो ऐसे कुछ सेंटर पढ़ते हैं हम, हिंदू शिक्षा के मुख्य केंद्र। ये उस टाइम पे बता रहा हूँ मैं जब मुस्लिम काल चल रहा था, जब पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट एरिया में मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। तो ऐसे सिस्टम, मतलब मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन होने के बावजूद भी वैदिक शिक्षा के कुछ केंद्र भारत में मौजूद थे। वो कौन कौन सी जगह थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। वो प्रयाग, जिसको आज इलाहाबाद बोलते हैं, काशी, अयोध्या, उज्जैन, नासिक और कर्नाटक। उन्हें शिक्षा की हिंदू प्रणाली के केंद्र कहा जाता था। फिर उन्हें वैदिक शिक्षा के केंद्र नहीं कहा जाता था, हिंदू प्रणाली के केंद्र कहा जाने लगा था। इसलिए हम कभी कभी हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। आगे चलते हैं। अब यहां पे हम पढ़ेंगे शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली के गुण। शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली के गुण, मेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या अच्छी बातें थी वो हम यहां पे पढ़ेंगे। मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या अच्छी बातें थी वो हम यहां पे पढ़ रहे हैं। शिक्षा का राज्य संरक्षण, पहली अच्छी बात थी स्टेट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, राज्यों का कंट्रोल था, वहीं से ऐड आती थी, पैसा देते थे वो लोग। मुफ्त शिक्षा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन, किसी बच्चे के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है तब भी उसको प्राइमरी एजुकेशन तो कम से कम मकतब्स के अंदर दी ही जाती थी। ऐसा जरूरी नहीं था कि उसको जाके वहाँ पे फी पे करनी है। वहाँ पे जो टीचर, जो उस्ताद होते थे, वो उससे फीस को मांगते नहीं थे। जो किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो तब भी ठीक है। छात्रवृत्ति की शुरुआत सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप। ये इसका एक तीसरा गुण आता है मुस्लिम प्रणाली के गुण में। छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अलग व्यवस्था थी वहाँ पे। सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये नहीं था कि गुरुकुल में ही हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन मकतब्स में दी जाती थी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो मदरसे के अंदर दी जाती थी। ज्ञान के विकास पर जोर था, इम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ज्ञान जाए, वो ज्ञान सीखें, इस पे फोकस था मेन। साहित्य को प्रोत्साहन, इंक्रीजमेंट ऑफ टू लिटरेचर, लिटरेचर को भी इंक्रीजमेंट किया गया। इतिहास लेखन की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। देखो हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री लिखी जाती है आज, तभी हम पढ़ रहे हैं पुरानी बातें। अगर हिस्ट्री नहीं लिखी जाती तो हम पुरानी बातें नहीं पढ़ सकते थे। तो एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग भी दी जाती थी उस टाइम पे। निगरानी प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटोरियल सिस्टम। निगरानी प्रणाली का विकास का मतलब होता है कि जो सीनियर स्टूडेंट होते थे क्लास के अंदर, जो अच्छे होते थे, जो मेधावी छात्र होते थे, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते थे, तो उनको, जो उनसे कम ज्ञान वाले बच्चे होते थे, उनकी मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता था कि भैया तेरे को इसका काम चेक करना है, इससे ये सुनना है, क्योंकि उसको वो नॉलेज ज़्यादा होती थी उन बच्चों को। तो मॉनिटोरियल सिस्टम की शुरुआत हुई थी मुस्लिम पीरियड के अंदर। उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन देने के लिए मदरसों के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं थी, उस पर अच्छा फोकस था। कला, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ आर्ट्स, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। अगर किसी को संगीत में जाना है, गायक बनना है और कोई स्किल सीखनी है तो उसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा जाता था, यानी कि फॉर्मेलिटीज़ की जाती थी। तो ये शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली के गुण थे। अब पढ़ते हैं शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली के दोष। शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली में जैसे कोई भी चीज़ होती है, हमने हर सिस्टम में, चाहे वो वैदिक सिस्टम रहा हो, बुद्धिस्ट सिस्टम रहा हो, हमने हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ दोष भी पढ़े हैं, कुछ ना कुछ उसके गुण भी पढ़े हैं। तो हर प्रणाली के अंदर कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम प्रणाली के दोष। आर्थिक सहायता में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मकतब्स और मदरसा जो थे वो, उनको जो फिनेंशियल सपोर्ट थी वो सिर्फ मकतब्स और मदरसा को थी। जो मैंने ऊपर जिक्र किया था कि स्टेट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन था, लेकिन वो मकतब्स और मदरसे के लिए था। जो वैदिक सिस्टम प्रणाली के केंद्र थे
हमने पीछे जिक्र किया था पिछली वाली स्लाइड में, उनको कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं थी। तो यहाँ पे एक भेदभाव था कि वो मदरसों और मकतब्स को ही सपोर्ट करते थे, वैदिक सिस्टम के जो केंद्र थे उनको सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि एक भेदभाव किया जाता था। तो डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये हेडिंग ले सकते हैं। समकालीन भारतीय शिक्षा का प्रहार, अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। देखिए, भारत की जो शिक्षा, मेन शिक्षा रही है वो संस्कृत में शुरुआत हुई थी यहाँ पे लैंग्वेज की। उसके बाद फिर बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया। तो उस सिस्टम पे जो मुस्लिम काल के अंदर है, उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, उस सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के प्रयास किए गए और एक नई शिक्षा प्रणाली जो विदेशों से थी उसको यहाँ पे शुरू किया गया था। तो ये गलत बात थी। अपने जो जहाँ पे रिलीजन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ की जो मातृभाषा है, उस भाषा के अंदर ही हमारी शिक्षा होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। अगर हम बाहर की एजुकेशन को अपने कंट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका हमें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ऐसा काम किया गया था। समकालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार था, एक नए सिस्टम की शुरुआत की गई थी पुराने सिस्टम को खत्म करने के बाद। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लामी धर्म और संस्कृति का प्रचार करना। मुस्लिम पीरियड के अंदर जो मेन एम ऑफ एजुकेशन टू प्रोपेगेट इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर, उनका मेन बेसिक एम यही था कि शिक्षा मदरसों के माध्यम से, मकतब के माध्यम से वो अपने रिलीजन का भी प्रचार प्रसार करते थे, उसको बढ़ावा देते थे। उनके अंदर एक, जैसे कि वैदिक संस्कृति के अंदर हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता था, और ये हमने बुद्धिस्ट पीरियड में पढ़ा है कि वहाँ पे बौद्ध रिलीजन को बढ़ावा दिया जाता था। तो ऐसे ही मुस्लिम काल के अंदर ये लोग इस्लामिक रिलीजन को बढ़ावा देते थे। भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म और दर्शन की अवहेलना, ये पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ये डिसरिगार्ड टू इंडियन लैंग्वेजेज, लिटरेचर, रिलीजन एंड फिलोसफी। जो हमारे प्राचीन लैंग्वेजेस हुई हैं, हमारे लिटरेचर हुए हैं, जो हमारी फिलोसफी है, जो हमारे धर्म है, उनकी अवहेलना की गई है। और एक नए रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन को, और नई लैंग्वेजेस पर्सियन और अरबिक को यहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये एक मुस्लिम प्रणाली का दोष था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोष क्या था? डिमेरिट्स, शिक्षा के माध्यम के रूप में विदेशी भाषाएं, ये पहले भी डिस्कस किया है। फॉरेन लैंग्वेजेस एट द मीडियम ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ा गया, जो हमारी लैंग्वेजेस नहीं थी, जो विदेशों की लैंग्वेज थी, उनको यहाँ पे अप्लाई किया गया था। ये एक दोष था इसका। रटकर सीखने पर जोर, इम्फेसिस अपॉन रोट लर्निंग, रटो भैया चीज़ों को, वो उससे लिखनी आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रटने पर फोकस था बस हर टाइम। जो टीचर होते थे वो रटने पर जोर देते थे कि उसको याद होना चाहिए, वो उसका मतलब उसको पता है नहीं पता है, डजेंट मैटर। दमनकारी अनुशासन यानी रिप्रेसिव डिसिप्लिन, अनुशासन इतना कठोर था, आपने देखा है पीछे जो कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जा रहा था बच्चों को। अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है, सही टाइम पे लर्न नहीं कर रहा है, तो उसको घुटने टिकवाए जाते थे, उसको स्टिक से मारा जाता था, और उसको पूरे पूरे दिन के लिए खड़ा रखा जाता था, पीने के लिए पानी वगैरह नहीं देते थे, ठीक है ना, खाना नहीं देते थे पूरे दिन के लिए। तो इस तरह की चीज़ें थी, एक रिप्रेसिव डिसिप्लिन था, बड़ा हार्ड डिसिप्लिन था बच्चों के लिए। तो ये एक इसका दोष था। जन शिक्षा की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, इसका मीनिंग क्या है? निग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन में आता है कि जिस शिक्षा को बहुत सारे लोग, हर समाज का व्यक्ति ना ले पाता हो, ऐसी शिक्षा थी। अब हिंदू लोग जो थे वो उस सिस्टम से, उस एजुकेशन से दूर भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राचीन काल से अलग थी। तो इसलिए जो निग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन यहाँ पे किया गया, केवल इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड व्यक्तियों को ही शिक्षा पर जोर दिया जाता था, उन्हीं को ऐड देती थी गवर्नमेंट। तो इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोसाइटी के जो लोग थे, पीपल थे, वो उससे वंचित रह जाते थे, वो उसमें पढ़ने के लिए जाते ही नहीं थे। महिला शिक्षा की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। निग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन का मतलब क्या है? देखिए, महिला शिक्षा, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पीरियड के अंदर महिला शिक्षाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन महिला शिक्षा जो थी वो सिर्फ मकतब्स के अंदर दी जाती थी। मस्जिदों के अंदर जो मकतब्स जिनको बोलते हैं, वहीं पे ही सिर्फ महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद मदरसों के अंदर बैंड भी नहीं थी, लेकिन समाज के 90% लोग अपनी लड़कियों को मदरसों के अंदर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट नहीं थे, स्पेशल हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी लड़कियों के लिए। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन
की यहाँ पे उपेक्षा की गई, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया। जो अच्छे घराने थे, जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, तो वो स्पेशल अरेंजमेंट्स करते थे, जिससे जो टीचर था घर पे आते थे पढ़ाने के लिए उनके। बहुत सारी जैसे कि मुमताज़ महल हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए थे उनके फादर के द्वारा, क्योंकि वो रॉयल फैमिली पे थी। लेकिन वहाँ पे मदरसों के अंदर जो लेडीज़ गर्ल्स के लिए शिक्षा का कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं था, इसलिए समाज की लगभग 90% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती थी। ये इसका एक डिमेरिट्स है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का संकीर्ण रूप, नैरो फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा का संकीर्ण रूप का मतलब क्या हुआ कि जो नैतिक शिक्षा थी वो धर्म के रूप में दी जाती थी। मोरल एजुकेशन क्या होना चाहिए? मोरल एजुकेशन में होना चाहिए कि मैं दूसरे को गाली नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है और किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है। तो दैट इज ऑल, मतलब मोरल एजुकेशन में आते हैं। लेकिन मोरल एजुकेशन के रूप में क्या था कि अपने इस्लामिक रिलीजन की शिक्षाएं दी जाती थी, उसी को मोरल एजुकेशन माना जाता था। ओके, तो ये एक इसका ये भी डिमेरिट्स था। अब एक नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है कि शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का योगदान। जो हमारी मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसमें मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। कोई भी शिक्षा प्रणाली हमें एक योगदान दे के जाती है। ये नहीं कि सारे के सारे उसमें अवगुण ही होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं जिसको हम अडोप्ट करते हैं, न चाहते हुए भी अडोप्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसे ही मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी कुछ अच्छी बातें थी जो आज की प्रणाली में भी, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जिनको अप्लाई किया गया है, जो आज भी चल रही हैं। तो वो ऐसी क्या बातें हैं? देखिए, वो बातें आप जो मैंने आपको मेरिट्स पढ़ाए हैं, इसके मेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो पढ़ाए हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे आप ले सकते हैं हेडिंग में। ओके, उन हेडिंग को एक हेडिंग लिखेंगे आप, उस हेडिंग के अंदर अपनी 4-5 लाइनें लिख सकते हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अगर शॉर्ट में आया है तो आप ओनली पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट से आप लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो अब शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के योगदान पढ़ेंगे। ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन वही आने वाले हैं जो मेरिट्स पढ़े हैं हमने, भी इसके जो गुण पढ़े हैं। तो पहला है नियमित वित्तीय सहायता की शुरुआत। नियमित, ऐसा नहीं है कि भैया एक साल में 1 लाख रुपए दे दिए मदरसों को और अगले 2 साल तक दिया ही नहीं, या फिर नेक्स्ट ईयर 20,000 दे दिए, कभी 10,000 दे दिए। नियमित दी जाती थी। फिक्स एड, जैसे बजट बनता है आज की डेट में, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो एजुकेशन के लिए जो फंड है उसकी जो अमाउंट है, राशि है, वो निर्धारित की जाती है कि कितना अपने जो हमारा खजाना है, जो स्टेट ट्रेजरी है, उसमें से हम कितना खजाना एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो ये काम मुस्लिम पीरियड से ही शुरू हो गया था। एक फिक्स अमाउंट दी जाती थी, नियमित सहायता दी जाती थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ रेगुलर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये शुरुआत हो गई थी, अच्छी बात थी। मुफ्त शिक्षा का आयोजन और छात्रवृत्ति की शुरुआत, ये भी अच्छी बात थी मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन, कुछ संस्थाएं ऐसी थी जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती थी। एंड बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप, और छात्रवृत्ति की, गरीब बच्चों को, जो होशियार बच्चे थे उनको छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने। ये मुस्लिम पीरियड से ही शुरू हो गया था। राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत, गवर्नमेंट जो थी, बिगिनिंग ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने शिक्षा में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था कि शिक्षा को इस तरह से पढ़ाना शुरू करना है, ऐसे पढ़ाना है। टीचर्स पे कंट्रोल था, अगर टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल होता था अपना। ऐसा नहीं कि भैया हम ऐड भी दे रहे हैं और टीचर फिर भी अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं था। जैसे कि गुरुकुल में एक गुरु ही देखता था सब कुछ, और जैसे गुरुकुल के नियम, हर गुरुकुल के नियम अलग होते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था कि स्टेट का कंट्रोल था। अगर मदरसे थे तो मदरसों के अंदर अपने अपने रूल नहीं थे, बल्कि जो ऊपर से रूल आते थे स्टेट गवर्नमेंट के, उनको भी उनको फॉलो करना पड़ता था। मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक विकास, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये एक मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था थी उस टाइम पे, आज भी आप देख रहे हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द एजुकेशन ऑफ आर्ट्स, स्किल्स एंड वोकेशंस, विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए विभिन्न मदरसों की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट मदरसाज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये आज भी आप देख रहे हैं। सपोज कीजिए आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज अलग होते हैं, लॉ करनी है लॉ कॉलेज अलग होते हैं, आपको मेडिकल में जाना है तो मेडिकल कॉलेज अलग होते हैं। तो ये काम भी जो है मुस्लिम पीरियड में शुरू हो गया था।
अलग अलग टाइप की एजुकेशन के लिए अलग अलग मदरसे बनाने शुरू कर दिए थे। सपोज कीजिए कहाँ पे कारपेंट्री सिखाई जाती है, ओके, कहीं पे संगीत गायन सिखाया जाता है तो उसके मदरसे अलग होते थे। कहीं पे टेक्निकल एजुकेशन सिखाई जाती है तो उसके मदरसे अलग होते थे। किसी को धार्मिक धर्म की शिक्षा लेनी है तो उसके मदरसे अलग होते थे। तो वही सिस्टम हम लोगों ने आज अडोप्ट किया है, उसी प्रकार से हम आज आप देख सकते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में उसकी परछाई नजर आती है। अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉलेज आपको मिलेंगे। कड़वे अनुभवों से सबक, ये लास्ट पॉइंट है, लेसन फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंसेस। तो यहां पे शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के विकास में ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, लेसन फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंसेस। ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें दो चीज़ें आई हैं कि हमने जो विदेशी भाषाओं को और विदेशी धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ, उस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं मतलब एक मेजोरिटी जो मास मेजोरिटी जो पीपल थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल से मेजोरिटी ऑफ पार्ट था इंडिया का, वो इस शिक्षा से वंचित रह गया। क्योंकि यहाँ पे उनकी जो मेन बेसिक लैंग्वेज थी उसको यहाँ पे अवॉइड करती थी गवर्नमेंट, और इस वजह से वो लोग इसके अगेंस्ट रहते थे। और अगेंस्ट रहने का कारण क्या हुआ कि वो उसके अगेंस्ट रहते चले गए और इसलिए ये शिक्षा खत्म होने की कगार पे आ गई। अगर उसी टाइम पे दोनों तरह के सिस्टम को ऐड दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से, उनको सपोर्ट मिलती कि भैया आप अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं और ये लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन अलग चल रहा है, दोनों को गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन अलग चल रहा है, एक जो कॉमन जनरल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो अलग चल रहा है। गवर्नमेंट हर तरह के सेंटर को एक ऐड देती है, ठीक है ना। अगर ये उस टाइम पे मुस्लिम काल में होता तो हो सकता है ये सिस्टम चलता रहता और लोगों को कोई इससे दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन ये कड़वे अनुभव से सबक लेना चाहिए हमें कि कभी हमें किसी रिलीजन का विरोध नहीं करना चाहिए। जो जैसा अपने धर्म को मान के चल रहा है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक राजा का फर्ज होता है कि वो हर सिस्टम को सपोर्ट करे, हर रिलीजन को सपोर्ट करे, और एक कॉमन सिमिलरिटी की भावना उसके मन में होनी चाहिए, तभी वो लॉन्ग लाइफ तक चल सकता है, ऐसा देश भी सुरक्षित रह सकता है। तो ये पूरा मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन मैंने आपको पढ़ाया है आज यहाँ पे। तो मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन से आज हमारा ये फर्स्ट यूनिट है, ये खत्म हो जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं यूनिट सेकंड से बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, इन्हीं नोट्स से आप लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। यही पॉइंट्स लिख करके आप इसको बहुत कितना भी लॉन्ग बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें क्या होती हैं कि उसके एम्स क्या हैं और उसको ब्रांचेस क्या थी, किस प्रकार से पढ़ा जाता था, स्टेप क्या थे, जैसे कि प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन हो गया, उसके एम्स क्या थे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, लैंग्वेज क्या होती थी, कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी, है ना, उसके गुण क्या थे, अवगुण क्या थे। तो इन सब चीज़ों से ही आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।